नमस्कार। देखिए क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण में मुख्यतः हम प्रत्यास्थता को यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें जो आज हमारा मुख्य बिंदु है प्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थता, ठोसों का व्यवहार, प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार। तो देखा आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो जो आरोपित बल होता है उसको हम कहते हैं विरूपक बल। जैसे मैंने एक वस्तु ले रखी है, इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ तो ये जो बल होगा वो इसके रूप को बदल रहा है, तो ये कहलाएगा विरूपक बल। बाहरी बल जो होगा वो कहलाएगा विरूपक बल। लेकिन हमारी वस्तु इस बल का विरोध करेगी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। जैसे मैंने यूँ लगाया तो वस्तु भी हमारे ऊपर की तरफ बल लगा रही है, विरूपक बल नीचे की तरफ लग रहा है और ये वस्तु है वो ऊपर की तरफ बल लगा रही है। तो उस बल को हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल जो वस्तु विरूपक बल के विपरीत दिशा में लगाएगी। जब हम विरूपक बल हटा लेते हैं, जैसे हमने इस विरूपक बल को हटाया तो वस्तु अपने पुराने आकार में, पुरानी आकृति में आ जाती है। वस्तु के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है कि विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब देखिए प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा गया। एक तो होती है पूर्ण प्रत्यास्थ, और एक होती है दृढ़, और एक होती है अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक कहें। पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? पूर्ण प्रत्यास्थ जैसे ये वस्तु है, इसको मैंने दबाया और ये अपने पुराने आकार में पूर्णतः आ जाती है, ये तो हमारी कहलाती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। अभी मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं में से कौन सा आता है। जैसे क्वार्ट्ज, फ्रॉज जो होता है वो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं में से आता है। कुछ होती हैं दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुओं का मतलब होता है कि जिन पर हम विरूपक बल लगाएं और उनके आकार में परिवर्तन होता ही नहीं है, उसको हम कहते हैं दृढ़ वस्तुएं। वैसे वास्तव में कोई वस्तु दृढ़ नहीं होती। मान लीजिए मैंने आपको लोहे का पीस लिया, मेरे लिए वो दृढ़ हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएंगे तो उसका भी आकार बदल जाएगा, तो उनको हम कहते हैं दृढ़ वस्तुएं। और एक होती हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं या प्लास्टिक वस्तुएं, जिनके ऊपर हम विरूपक बल लगाते हैं तो उनमें हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाता है, वो वस्तुएं हमेशा के लिए विरूपित हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे मैं आपको सामने मोम का टुकड़ा लूँ, या जैसे ये मैंने लिया, ये जैसे ये है, इसके ऊपर मैंने बल लगाया तो ये टूट गया, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने ये स्प्रिंग ली, इसके स्प्रिंग ऊपर मैंने बल लगाया और जैसे ही छोड़ा तो ये वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेगी। जैसे ये मैं लिया और ये पुराने आकार को प्राप्त कर ले रही, इसको मैंने यूँ लिया और ये अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेगी, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ना है। अब बात ये आती है कि जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, जो हमारे ठोस होते हैं, उनमें ये गुण क्यों आता है? तो देखिए ठोसों में हमारे अणु इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे एक दूसरे से स्प्रिंग द्वारा जुड़े हों, इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से ये इनके बीच की दूरी होती है r0। ये
जो अणु होते हैं वो अंतरा परमाणु बल द्वारा जुड़े होते हैं। मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, उस ग्राफ से भी समझने का प्रयास करिए। इस पे F और U दोनों ले रहा हूँ, यहाँ पे हम ले रहे हैं दूरी R। ये बल F का है। जब इनके बीच की दूरी R0 होती है तो ना प्रतिकर्षण बल लगता है ना आकर्षण बल लगता है, और ये ऊपर है आकर्षण बल और ये है प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे आकर्षण बल और ये प्रतिकर्षण बल। अब देखिए यहीं पे मैं ले रहा हूं इसको, ये स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा। जब इनके बीच की दूरी R0 होती है तो अणुओं के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। जैसे हम इसको खींचते हैं या दबाते हैं तो क्या होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मतलब हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम इनको दबाते हैं तब भी हमें कार्य करना पड़ता है, खींचते हैं तब भी कार्य करना पड़ता है, और जैसे ही हम बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त हो लेती है। यही प्रत्यास्थता में होता है। ये ठोसों में होता है, द्रवों में भी होता है, गैसों में भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे ठोसों की प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ना है। देखिए जब हम इनको दबाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, और जब हम खींचते हैं तो हमारा आकर्षण बल लगता है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि ठोसों में अणु एक दूसरे से स्प्रिंग द्वारा जुड़े हुए हैं। ये ठोसों का व्यवहार था। अब इसी तरह से बात आती है प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को दबाते हैं या उसके आकार में परिवर्तन करते हैं, रूप में परिवर्तन करते हैं, तो वस्तु उसका विरोध करती है, और जब वस्तु विरोध करेगी तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रतिबल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है प्रतिबल बराबर F/A। ये प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल, नयन बल, और ये क्षेत्रफल है। अब देखिए मैं चित्र के द्वारा दिखा रहा हूं। जैसे ये हमारी कोई छड़ है, इसका क्षेत्रफल A है, इसके ऊपर हमने बल लगाया, इस बाहरी बल को कहेंगे विरूपक बल, विरूपक बल। विरूपक बल तो क्या होगी, वस्तु भी अंदर की ओर बल लगाएगी, इसको बोलेंगे प्रत्यानयन बल। बाहरी बल और प्रत्यानयन बल ये परिमाण में बराबर होते हैं, परंतु इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। तो प्रत्यानयन बल एकांक परिक्षेत्र क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, प्रत्यानयन बल होता है, उसको हम कहते हैं प्रतिबल। अब इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर। इसका विमीय सूत्र होगा वही जो दाब का होता है, mL-1 T-2। अब ये हमारे बल, आरोपित बल के ऊपर निर्भर करता है कि प्रतिबल कैसी है। तो इस तरह से आरोपित बल किस तरह से कार्य कर रहा है उसके ऊपर प्रतिबल 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल,
अनुदैर्ध्य प्रतिबल। नंबर 2 अविलंब प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल। और नंबर 3 स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सबसे पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसमें जो बल लगा होता है, जैसे ये कोई बेलन है, ये इसकी सामान्य स्थिति है, इसकी लंबाई L, और जब हमने इसके ऊपर बल लगाया ये कहलाएगा विरूपक बल। और ये क्षेत्रफल। तो इसमें जो इसकी आकृति में जो परिवर्तन होगा वो लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई परिवर्तन होगा। तो इस तरह के प्रतिबल को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब इसका सूत्र वही होगा, F = F/A, मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अब इसी साथ साथ देखिए अविलंब प्रतिबल। इसमें क्या होता है, इसमें बल या दाब लग रहा है जो तल के लंबवत है। अविलंब प्रतिबल अविलंब प्रतिबल, इसमें देखिए जैसे किसी बॉल को, इसका आयतन V है बाहर, और इसको हमने क्या किया, किसी द्रव के अंदर डुबो दिया, तो ये स्थिति होगी, ये स्थिति होगी। पहले ये स्थिति थी और बाद में ये स्थिति होगी। तो यहाँ पे इसका आयतन V - ΔV होगा, और ये चारों तरफ से लगने वाला जो प्रतिबल होगा वो अविलंब प्रतिबल होगा, और अविलंब प्रतिबल यहाँ दाब के बराबर होगा। प्रतिबल बराबर दाब, दाब के बराबर। इस दाब से क्या हुआ, दाब से क्या हुआ, इसका आयतन परिवर्तित हो गया, इसको हम बोलेंगे अविलंब प्रतिबल। इसी तरह से होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर इस तरह से बल लगाएं, जैसे ये कोई घन है,
ए पी क्यू आर एस टी यू वी। जब हमने इस पर तब बल लगाया तो ये क्या हुआ, इस तरह से विक्षेपित होगी यू डैश पी डैश, और ये थीटा। तो ये स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। और इधर से हमने ये बल लगाया, और ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका मान F है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखीय प्रतिबल, रेखीय प्रतिबल बराबर F/A। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, इस तरह से, जैसे ये सिरा स्थिर है और मैं इधर से इस तरह से लगाता हूँ बल, और ये यूं हो जाता है, तो इसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल लेते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ लिया F/A। एक वस्तु है जिसकी पर कोई बल लगाया जाता है, बल का मान है, बल F का मान है 100 न्यूटन, और परिचय क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर, और उसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है। ये छड़ है, ये और इस पर बल लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी लंबाई में ये F बराबर 100 न्यूटन, तो प्रत्यानयन बल भी 100 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन, और परिचय क्षेत्रफल A बराबर 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। तो इसकी प्रतिबल जो होगी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होगी वो होगी F/A बराबर 100/10 बराबर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसके अनुदैर्ध्य प्रतिबल को पर आधारित एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम लेते हैं विकृति। विकृति विकृति क्या होती है? जब भी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के अंदर जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, चाहे वो लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, चाहे वो आकृति में परिवर्तन हो रहा हो, चाहे वो आयतन में परिवर्तन हो रहा हो, उस परिवर्तन को, भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। देखिए, जैसे हम बल लगाते हैं, अगर उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारी अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो वो आयतनात्मक विकृति कहलाएगी। अगर उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है तो वो अपरूपण विकृति कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको अनुदैर्ध्य विकृति। 3 तरह की होती है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति में ये एक हमने छड़ ले ली और इसकी प्रारंभिक लंबाई L है जब हमने इसके ऊपर बल नहीं लगाया हुआ, और जब हमने इसके ऊपर बल लगाया तो इसकी लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L, L प्लस डेल्टा L। F तो L क्या है? प्रारंभिक लंबाई है।
डेल्टा एल क्या है? लंबाई में परिवर्तन। तो अब देखिए अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल। इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो इस वजह से ये हमारी अनुदैर्ध्य विकृति हो गई। अब आती है आयतनात्मक विकृति। आयतनात्मक विकृति का मतलब है आयतन में परिवर्तन। देखिए जैसे कोई प्रारंभिक आयतन किसी गोल वस्तु का ये v है, ये गोली वस्तु है, और इसका प्रारंभिक आयतन v है। आयतन P है। अब हमने इसके ऊपर बल लगाया तो पहले तो ये स्थिति थी, लेकिन अब ये स्थिति ये हो गई दाब के कारण। अब इसका अंतिम आयतन होगा वो v माइनस डेल्टा v, अंतिम आयतन। आयतन में कमी, तो आयतन में कमी क्या हुई? में परिवर्तन यहाँ ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि आयतन में कमी हो रही है। अगर ये फूल था तो ये प्लस होता, तो आयतनात्मक विकृति क्या होगी? विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। डेल्टा v अपॉन v। यहाँ पे भी कोई मात्रक नहीं होगा। ऋण चिन्ह यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसके आयतन में कमी हो रही है। तो ये हो गई हमारी आयतनात्मक विकृति। अब इसी तरह से आती है अपरूपण विकृति। देखिए ये कोई घन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जब हमने इधर से बल लगाया तो ये इस तरह से
अगर ये हम ले लेते हैं डेल्टा एल और ये एल इसका सिरा, इसी तरह से बी डैश सी डैश एफ डैश, तो ये कोण अगर हम थीटा ले लें तो यहाँ पे अपरूपण विकृति होगी डेल्टा एल अपॉन एल बराबर टेन थीटा और बराबर थीटा। जब कोण बहुत छोटा हो तो अपरूपण हमारे जो होगी वो थीटा के बराबर होगी। इस तरह से आपने 3 तरह की विकृतियाँ पढ़ी और 3 तरह के प्रतिबल पढ़े। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे विकृति के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि एक छड़ की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई उस 10 मीटर है। एक छड़ की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर। उस पर बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन 1 मीटर हो जाता है, 1 मीटर हो जाता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का मान कितना होगा? अनुदैर्ध्य विकृति तो सीधा सा है, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये डेल्टा एल 1 मीटर है बटे 10, तो ये हो जाएगा 0.1। ये उसकी अनुदैर्ध्य विकृति होगी। इसी तरह से एक गोला है, इसका प्रारंभिक आयतन V बराबर 100 मीटर स्क्वायर है, जब ये किसी पानी में डुबोया जाता है तो इसका जो आयतन है, अंतिम आयतन 99 रह जाता है, 99 मीटर। ये आयतन है, ये इसका प्रारंभिक आयतन है, ये इसका अंतिम आयतन है। इसका मतलब ये है V माइनस डेल्टा V बराबर है। तो निश्चित है डेल्टा V का मान कितना होगा? 100 माइनस डेल्टा V बराबर 99। तो डेल्टा V बराबर आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम निकालेंगे आयतनात्मक विकृति। आयतनात्मक विकृति बराबर डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू 1/100.01। ये माइनस की होगी और ये आंकिक मान इसका 0.01 होगा। तो इस तरह से आपने अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में एक क्वेश्चन दिया, पढ़ा, आयतन विकृति के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा। इस तरह से हमने आज प्रतिबल के प्रकार, विकृति के प्रकार, इस तरह से हमने पढ़ा। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ठोसों में प्रत्यास्थता का गुण क्यों पाया जाता है, उसका मुख्य कारण प्रत्यानयन बल होता है। और अप्रत्यास्थ वस्तुएं, प्रत्यास्थ वस्तुएं पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा।